अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे कि गर्भावस्था में जो पोषक तत्वों की जो मांग होती है वो गर्भवती स्त्री में भर जाती है, बढ़ जाती है। तो उसको अपन खत्म कर चुके हैं उस चैप्टर को। लेकिन आज मैं थोड़ा से एक बात और बताना चाहूंगी आप लोगों को, और वो ये है कि गर्भवती स्त्री है, उसके पोषक तत्वों की मांग दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो उसका परिश्रम कि वो लेबर कितना करती है, और दूसरा होता है उसकी उपापचयन दर, जिसे कि बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसे बीएमआर कहते हैं, BMR। तो ये होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये जो होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये स्पेशली इस बात पर निर्भर करती है कि जो गर्भवती स्त्री होती है तो उसका जो उपापचयन का जो दर होती है, परिश्रम जो होता है, पहले अपन परिश्रम पे जाते हैं कि परिश्रम जो होता है वो उसका थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उसका भ्रूण बढ़ता जाता है उसके गर्भ में, वैसे वैसे उसकी जो परिश्रम करने की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है। अब अपन आते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट पर। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है उपापचयन की दर होती है, वो सामान्य स्त्री से 10% उसकी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसके अंदर जो भ्रूण पल रहा होता है उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसको भी खाने की आवश्यकता होती है, और वो जो कुछ भी होता है वो माँ से ही प्राप्त करता है, माँ के द्वारा ही प्राप्त करता है। तो ऐसे में उसकी जो 10% बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, तो ऐसे में उसको ऑक्सीजन की भी एक्स्ट्रा आवश्यकता पड़ती है, और उसको श्वसन लेने में भी थोड़ी तकलीफ होती है। तो वो भी अलग से उसको जो भी ट्रीटमेंट चिकित्सक बताते हैं, सामान्य स्थिति के अंदर तो नहीं पड़ती है, लेकिन असामान्य स्थिति पैदा हो जाए तो चिकित्सक की राय लेनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाने की वजह से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पोषक तत्वों की जो मांग है वो बढ़ती है, वो किस समय कितनी बढ़ती है, उसकी मैंने कुछ चार्ट्स बनाए हैं। तो चार्ट्स के अंदर मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ, और उनको क्लियर करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि एक गर्भवती स्त्री के अंदर 3 तरह की होती है गर्भवती स्त्रियां। एक साधारण कार्य करने वाली, एक मध्यम रूप से कार्य करने वाली, और एक अधिक परिश्रम करने वाली। सामान्य कार्य करने वाली जो कि होती है कि साधारण कार्य करने वाली वो होती हैं जो स्त्रियां कि साधारण रूप से घर के अंदर अपना कार्य करती है, बाहर नहीं जाती हैं। दूसरी होती है मध्यम कार्य करने वाली, जो कि अपना घर में भी काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं। एक होती है कि भारी कार्य करने वाली। भारी कार्य करने वाली वो होती है जैसे किसान हुआ, खेतों में काम कर रही हैं, या कोई बहुत ज्यादा परिश्रम घर में भी कर रही हैं, बाहर भी कर रही हैं। मजदूर वर्ग इसमें स्पेशली शामिल होता है, जिसको सारे कार्य खुद को करने हैं, खेतों में भी करना है। तो इस तरह की जो होती है वो भारी कार्य करने वाली महिलाएं होती हैं। तो इनको जो होती है कैलोरी की मात्रा कितनी कितनी किस किस समय प्रोटीन लेना चाहिए, कितना वसा एक्स्ट्रा लेना चाहिए, कैल्शियम है, लोहा है, विटामिन है डी, विटामिन सी, विटामिन ए जिसमें रेटिनॉल भी आता है, और जिसमें कैरोटीन भी आता है। और इन दोनों की मात्राओं का ये जो चार्ट है ये मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगी। दूसरा है, एक और मैंने चार्ट आप लोगों के लिए बनाया है जो भी मैं आपको भेजना चाहूंगी, वो है सामान्य एवं गर्भवती महिलाओं के लिए प्रस्तावित दैनिक आहार, रिकमेंडेशन बाय आईसीएमआर। जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये जो है आईसीएमआर, इसके अकॉर्डिंग ये जो चार्ट है इसमें आप देखिएगा कि साधारण कार्य करने वाली स्त्री, मध्यम कार्य करने वाली स्त्री, भारी कार्य करने वाली स्त्री और गर्भवती महिला, ये तो सामान्य स्त्रियां हो गई। और गर्भवती महिला स्त्री है, जैसे कि कैलोरी, एक मैं एग्जांपल देती हूँ। कैलोरी साधारण करने वाली को 1900 चाहिए होती है, मध्यम कार्य करने वाली को 2200 किलो कैलोरी चाहिए होती है, भारी कार्य करने वाली को 2850 चाहिए होती है। लेकिन वही महिलाएं अगर गर्भवती हो जाती है तो प्लस 350 उसमें और प्लस कर लीजिए। इसी प्रकार से विटामिन हो गए वो ग्राम्स में होता है, वसा भी ग्राम्स में होता है, कैल्शियम जो होता है वो मिलीग्राम्स में होता है पर डे, और लोहा जो होता है पर डे वो भी मिलीग्राम्स में हो गया।
ये इंडियन यूनिट के हिसाब से हो गया, इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से ये भी मिलीग्राम के हिसाब से, इस टाइप से ये हो गया। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है, इन तालिकाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि गर्भवती माँ को कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, प्रोटीन की, विटामिन की, कैल्शियम की, विटामिन ए, डी, ई, के, बी और इन सब की अत्यधिक आवश्यकता क्यों होती है। उपापचयन की दर के कारण इन लोगों को ये सब कार्य करना पड़ता है। तो अभी अपन ने जो पढ़ा तो वो इस तरह से पढ़ा। अब इसको अपन दैनिक आहार में किस तरह से समायोजित कर सकते हैं। इनको दैनिक आहार में अपन इस तरह से अनाज, पहले तो इस तरह से देखेंगे कि अनाज है, अनाज के अंदर कौन से तत्व होते हैं, वो कितना लेना चाहिए, दालें कितनी लेनी चाहिए, फल फ्रूट्स कितने लेने चाहिए, सब्जियां, हरी सब्जियां कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, साधारण सब्जियां कितनी लेनी चाहिए, दूध है, वसा है, वसा मतलब घी, तेल, और ये जो मक्खन है वो कितना लेना चाहिए, शक्कर या गुड़ कितना लेना चाहिए, मैंने बताया था गुड़ में लोहा बहुत होता है। उसके अतिरिक्त मौसमी फल कितने लेने चाहिए, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको मांस मछली कितना उपयोग में लेना चाहिए, अंडा कितना लेना चाहिए। तो इसको अपन एक दिन की आहार तालिका में बांध लेते हैं, जो कि मैं किताब के थ्रू आपको एक तालिका और बना के भेज दूंगी, और अभी मैं इस पे नहीं लिख रही हूँ। उसके बाद उसको पूरे दिन के कार्य में, आपको पूरे दिन के खाने में उसको व्यवस्थित करना है कि सुबह नाश्ते में आपने क्या बनाया और किन चीज़ों को समावेश किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनाज है, दूध है, दही है, मक्खन है जो कि वसा है, मक्खन, घी, तेल जो भी कुछ है, गुड़ है, शक्कर है, हरी पत्तेदार सब्जियां है, अन्य सब्जियां हैं, मांस मछली, अंडा या जो भी नॉनवेज में आता है वो है। तो ये सब कुछ की मात्रा कितनी कितनी किस किस तरह से अपन को डिवाइड पूरे दिन के खाने में उसके करनी है, इस चीज का अपन को अत्यंत ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब जैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि एक दिन का मैंने बनाया है कि जैसे 6 बजे जब वो उठती है, और मैंने ये बताया कि उसको चाय कॉफी के साथ में अपन रेशेदार बिस्किट्स या भुने हुए चने, अगर वो थोड़ी सी उच्च आय वर्ग की, इसमें ये भी माना जाता है कि अपन ने निम्न कार्य, मध्यम कार्य करने वाली, सामान्य कार्य करने वाली, भारी कार्य करने वाली करी है। उसी तरह से एक चीज और माना जाता है कि मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, आय वर्ग जिसे कहते हैं कि उसकी इनकम ग्रुप कौन सी है, कि निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग, इनको भी समावेश किया जाता है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कल सुबह कहा कि चाय या कॉफी ले सकते हैं, तो निम्न आय वर्ग की महिलाएं जो होती हैं, रेशेदार, जो आजकल कई तरह के बिस्किट्स आते हैं या घर में बना लेते हैं, भुने हुए चने होते हैं, और कुछ लोग काजू किशमिश ये सब पसंद करते हैं। फिर नाश्ता जैसे उन्होंने 9 बजे किया तो अपन ने पनीर दे दिया, पराठा दे दिया, कुछ सब्जियां दे दी, दूध थोड़ा सा, दही का कुछ दे दिया, फिर थोड़ी देर बाद में उसको सेब दे दिया, केला दे दिया, फिर 11-12 बजे कुछ और दे दिया, 2 बजे अपन ने कुछ और दे दिया। इस तरह से उसको पूरे उसमें 4 बजे कुछ और, रात्रि के भोजन में अपन ने रोटी, कुछ सलाद काट के दे दी, रायता दे दिया, सलाद दे दी, कुछ खीर वगैरह बना के दे दी, और आपको सोते टाइम दूध दे दिया। और उसमें किन किन चीज़ों को कितनी कितनी मात्रा में देना है ये डिपेंड करता है इसके पूरे उस चैप्टर पर। तो गर्भवती मात्रा के लिए संतुलित आहार को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है एक सामान्य और स्वस्थ चीजों को जन्म देने के लिए। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। और निर्धारित समय पर भोजन करना आवश्यक है, उसका भोजन शांत वातावरण में, शांत चित्त में करना आवश्यक है। भोजन अच्छी तरह से चबा चबा कर, ये तो सामान्य व्यक्ति को भी करना चाहिए, खाली गर्भवती स्त्री के बारे में ही नहीं बोल रही हूँ, उसको चबा चबा कर अच्छे शांतिपूर्ण वातावरण में बहुत अच्छे मानसिक स्तर को बहुत अच्छा सा करते हुए और फिर भोजन करना चाहिए। जल्दीबाजी में उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, साफ सुथरी जगह पर बैठ के करना चाहिए। भोजन करने के पश्चात उसको थोड़ा सा हल्का सा टहलना चाहिए, नहीं कि जाके एकदम से लेट गई तो हो सकता है उसको अपच हो जाए या कब्ज हो जाए या उसको जलन हो जाए, जो कि मैं आपको बीमारियां सामान्य रोगों में पढ़ा चुकी हूँ। बासी या अधिक मिर्च मसालेदार उपयोग में नहीं लाना है। इसी के अतिरिक्त गरिष्ठ भोजन से परहेज करना है। गरिष्ठ होता है जैसे बहुत ज़्यादा घी, तेल, तला भुना, ये सब उनको गरिष्ठ वैसे भी नहीं करना चाहिए। और चौक, मिट्टी, चूना, जो कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह की कई इच्छाएं उसकी जागृत हो जाती हैं, तो उनसे उसको बचाव करना चाहिए। बाजार का खुला भोजन या खुली हुई सब्जियां या ओपन या गंदगी वाले सामान्य खाने को नहीं खाना चाहिए, वो तो अपन को भी नहीं खाना चाहिए, सामान्य वर्ग को भी नहीं खाना चाहिए। अभी गर्भवती की बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपको गर्भवती महिला के बारे में बता रही हूँ। और उसको समय पर अपनी आराम और निद्रा लेनी चाहिए। तो आज ये टॉपिक खत्म करके और मैं दोनों आपको वो सारे भेज देती हूँ, और आप उनका, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम होती है वो मेरे को दीजिए।
आज इस टॉपिक को बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त करके और इसी को संलग्न करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। तब तक आप इनका असाइनमेंट तैयार करिए, मैं जो भेज रही हूँ उनके पेपर्स आप निकलवाइए, उनके नोट्स आप तैयार करिए और आप अच्छे से उनको पढ़िए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप क्वारंटाइन में हैं या अभी कोरोना की वजह से आप कॉलेज नहीं आ पा रहे, तो आप उसका पूरा लाभ ज़्यादा अच्छे से उठा सकते हैं। तो कृपया इसका लाभ उठाइए। थैंक यू और आगे अपन पढ़ते हैं।